नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। और इस क्लास में हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को। और कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, धीरे धीरे सही, लेकिन हमने आदिकाल कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में जो हमारा आदिकाल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, अगर आपको मेरे साथ रिवीजन करना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और हम साथ में अपनी तैयारी को एक बेहतरीन मोड़ दे सकते हैं। एक अच्छे तरीके से हम अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी अपभ्रंश साहित्य को आज हम देखेंगे। यहाँ पर हम रचना और रचनाकार देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं स्वयंभू देव को। इनको स्वयंभू के नाम से भी जाना जाता है और इनका जो समय है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है 783 के आसपास। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार 8वीं शताब्दी, जो कि सर्वमान्य मत है। नाथूराम प्रेमी के अनुसार इनका समय है विक्रमी संवत 734 विक्रमी संवत 840 के मध्य है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार इनका समय है 9वीं शताब्दी। राहुल साकृत्यानंद के अनुसार इनका समय विक्रमी संवत 847 के आसपास है। इनके जो पिता का नाम है वो है मारुति देव और माता का नाम है पद्मिनी। इनके पिता का नाम है मारुति देव और माता का नाम है पद्मिनी। स्वयंभू के दो विवाह हुए थे। इनके पुत्र का नाम त्रिभुवन था। स्वयंभू की उपाधियां देख लेते हैं कि इनके क्या क्या उपनाम रहे हैं। कविराज चक्रवर्ती, छंदस चूड़ामणि, अपभ्रंश का प्रथम महाकवि, अपभ्रंश का कालिदास, अपभ्रंश का वाल्मीकि इन्हें जो कहा है वो डॉक्टर भयानी ने कहा है। स्वयंभू ने अपने आप को कुकवि कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो स्वयंभू को जो हिंदी का प्रथम कवि माना है वो किसने माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है। अब देख लेते हैं स्वयंभू की रचनाएं। स्वयंभू की रचनाएं हैं पौमचर्यु, पदमचरित, ऋठनेमिचर्यु और ऋठनेमिचर्यु को अरष्टनेमि चरित या हरिवंश पुराण के नाम से भी जाना जाता है। स्वयंभू छंद, पंचमीचर्यु, व्याकरण। इनकी रचनाओं को एक बार और पढ़ लेते हैं। पौमचर्यु, पदमचरित्र, ऋठनेमिचर्यु, इसको अरिष्टनेमिचरित और हरिवंश पुराण के नाम से भी जाना जाता है। स्वयंभू छंद, पंचमीचर्यु, व्याकरण। अब हम देख लेते हैं पौमचर्यु के बारे में। स्क्रीन पे पूरा नहीं आ रहा था तो मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया है। तो हम देखने वाले हैं पौमचर्यु को पदमचरित। इसका जो काव्य रूप है वो है प्रबंधात्मक महाकाव्य। इसमें राम कथा का चित्रण है और छंद जो है वो 12,000 इसमें छंद हैं। कुल सर्ग 5 हैं। सर्गों को कांड कहा गया है और इसकी जो भाषा है वो है अपभ्रंश। क्योंकि हम अपभ्रंश साहित्य देख रहे हैं तो भाषा तो अपभ्रंश होगी ही। कुल संध्या है 90, 83 स्वयंभू द्वारा एवं शेष 7 त्रिभुवन द्वारा रचित हैं। पौमचर्यु के कांड एवं संध्या। कितने कांड हैं इसमें? 5 कांड हैं। प्रथम सर्ग है विद्याधर कांड, 20 संध्या हैं इसमें। द्वितीय सर्ग है अयोध्या कांड, 22 संध्या हैं इसमें। तृतीय सर्ग है सुंदरकांड और 14 संध्या हैं। चतुर्थ सर्ग है युद्ध कांड, 21 संध्या हैं। पंचम सर्ग है उत्तरकांड, 13 संध्या हैं। ये तो है पौमचर्यु, लेकिन एक पद्म पुराण है जो कि रविसेन सूरि की रचना है और ये पॉइंट हमें याद रखना है क्योंकि ऐसे जो मिले जुले से नाम होते हैं उनमें मिस्टेक बहुत होती है और एग्जामिनर ऐसे प्रश्न देता भी है। तो जो पद्म पुराण है वो रविसेन सूरि की रचना है। प्राकृत में पौमचर्यु के रचनाकार जो हैं वो विमल सूरि हैं। प्राकृत में एक रचना है पौमचर्यु जिसके जो रचनाकार हैं वो विमल सूरि हैं, लेकिन उसकी भाषा कौन सी है? वो प्राकृत है।
और जो हम पढ़ रहे हैं उसकी भाषा कौन सी है? उसकी भाषा है अपभ्रंश। पौमचरियों में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। पौमचरियों में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। अब देख लेते हैं रिठ नेमी चरियू को। रिठ नेमी चरियू, अरिष्ट नेमी चरित्र, और इसी को कहा जाता है हरिवंश पुराण भी किसको कहा जाता है। इस रचना को हरिवंश पुराण के नाम से भी जाना जाता है। अरिष्ट नेमी जैनियों के 22वें तीर्थंकर थे। यह प्रबंधात्मक महाकाव्य है। इसमें 4 सर्ग यानी कांड हैं एवं 112 संध्या हैं। सर्गों के नाम देख लेते हैं। सर्गों के नाम हैं यादव कांड, कुरु कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड। अब देख लेते हैं स्वयंभू छंद को। स्वयंभू छंद जो है वो प्राकृत एवं अपभ्रंश के छंदों की विवेचना है। स्वयंभू छंद में क्या है? प्राकृत एवं अपभ्रंश के छंदों की विवेचना है। अब देख लेते हैं पंचमी चरियू को। पंचमी चरियू में नाग कुमार के चरित्र का वर्णन है। अब देख लेते हैं व्याकरण को। प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषाओं का व्याकरण है। व्याकरण में क्या है? प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषाओं का व्याकरण है। अब स्वयंभू के संबंध में आलोचकों के मत हम देख लेते हैं। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत मिलाकर लिखा हुआ है, लेकिन जिस समय मैं अपने नोट्स बना रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि जितना मैटर है मेरा हिंदी साहित्य के इतिहास का तो एक ही रजिस्टर में आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आया। मुझे दूसरा रजिस्टर फिर भी बनाना पड़ा। मैं पढ़कर सुना रही हूँ आपको, तो आप ध्यान से सुन सकते हैं। और वैसे साफ साफ लिखा हुआ है, आप अपने नोट्स भी देखकर बना सकते हैं। अगर आप मेरी क्लास 3 से 4 बार सुनेंगे तो आधी चीजें तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगी। तो स्वयंभू के संबंध में आलोचकों के कथन देख लेते हैं। हिंदी के जैन कवियों में सबसे पहला नाम स्वयंभू देव का आता है। ये अपभ्रंश भाषा के महाकवि थे, किंतु इन्होंने अपने ग्रंथ पौमचरियू में ऐसी अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया है जिसमें प्राचीन हिंदी का रूप इंगित है। यह कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। और किसमें है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में। अब देख लेते हैं दूसरे कथन को। स्वयंभू देव बहुत अच्छे कवि थे। उन्होंने जीवन की दशाओं का बड़ा हृदयार्शक वर्णन किया है। पौमचरियू में वे विलाप और युद्ध लिखने में विशेष पटु हैं। और यह कथन भी किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। स्वयंभू की कृति पौमचरियू प्रौढ़ है और पूर्व परंपरा की सूचना भी देती है। यह कथन है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। अब देख लेते हैं चौथे कथन को। यद्यपि स्वयंभू ने प्रचलित राम कथा के सत्यों से पलायन नहीं किया है, तथापि राग विराग की दार्शनिक स्थितियां सर्वत्र प्रधान रही हैं। और यह कथन किसका है? यह है डॉक्टर नगेंद्र का। स्वयंभू हमारे यहाँ पर फिनिश हो गए हैं। देखिए हमने कितनी जल्दी स्वयंभू को कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि हमें लिखना तो नहीं पड़ा, हमने केवल पढ़ा है। तो अब चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं हेमचंद्र को। हेमचंद्र का जो मूल नाम था वो था चंगदेव। हेमचंद्र का इनका मूल नाम चंगदेव था। इन्हें अपभ्रंश एवं प्राकृत भाषाओं का पाणिनि कहा जाता है। इनका जो समय है वो है 12वीं शताब्दी। इन्हें सिद्धराज एवं कुमारपाल का आश्रय प्राप्त था। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं ये यहाँ पर हैं इधर। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, कुमारपाल चरित, देसी नाममाला कोश, छंदानुशासन, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण। अब इनके बारे में यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। सिद्ध हेमचंद्र रचनाओं के वन्य विषय यहाँ पर हैं। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन,
यह संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश तीनों भाषाओं का व्याकरण ग्रंथ है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। यहाँ पर टिप्पणी है, हिंदी शब्दानुशासन आचार्य किशोरी दास वाजपेयी की रचना है। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन तो है हेमचंद्र की, और हिंदी शब्दानुशासन है किशोरी दास वाजपेयी की। अब देख लेते हैं कुमारपाल चरित को। कुमारपाल चरित यह प्रबंधात्मक महाकाव्य है। कुमारपाल के आश्रय में रहकर उनकी प्रशंसा में रचित है। इसमें 20 सर्ग हैं। प्रथम 12 सर्ग संस्कृत में तथा अंतिम 8 सर्ग प्राकृत भाषा में रचित हैं। इसे द्वाश्रय काव्य के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इसमें 2 भाषाओं का प्रयोग है, इसलिए इसे द्वाश्रय काव्य के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी चर्चित पंक्तियां हैं, भला हुआ जो मार या बहनी मारा कंतु, लज्जेज तू व्यास्यऊ जे भग्गा घर एंटू। अब देख लेते हैं देसी नाममाला कोश को। यह एक शब्दकोशीय रचना है। हेमचंद्र एवं इनकी रचनाओं के संबंध में आलोचकों के मत देख लेते हैं। देसी नाममाला के संबंध में बस यही एक पंक्ति है, यह एक शब्दकोश है। अब हेमचंद्र एवं इनकी रचनाओं के संबंध में हम आलोचकों के मत देखेंगे। नंबर 1 है, यदि भाषा आगे चलकर देसी भाषाओं के रूप में विकसित हुई और यही हिंदी की पूर्ववर्ती अपभ्रंश के नमूने प्रस्तुत करती है। यह जो कथन है यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के संबंध में जो इनकी रचना है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के संबंध में यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की रचना की थी, जिसके अंतर्गत एक कुमारपाल चरित शीर्षक से प्राकृत काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। और नंबर 3 पर हम देखेंगे पुष्पदंत को। यह अपने आप को अभिमान मेरु कहते थे और आधुनिक कविता का सुमेरु कहते हैं जयशंकर प्रसाद को। पुष्पदंत, अभिमान मेरु, इनका जो समय है वो है 10वीं शताब्दी। और यहाँ पर इनके उपनाम है, देखिए ये लिखा है यहाँ पर, अभिमान मेरु पुष्पदंत स्वयं को कहते थे। और यहाँ पर इनके उपनाम है भाखा की जड़, अपभ्रंश का वेदव्यास, अपभ्रंश का भवभूति। और ये जो तीनों नाम है ना, ये इनको शिव सिंह सेंगर ने दिए हैं। और अपभ्रंश का माघ कहा है इनको भोला शंकर व्यास ने कहा है। अपभ्रंश का माघ भोला शंकर व्यास ने इनको कहा है। अब इनकी रचनाएं हम देखेंगे। इनकी रचनाएं हैं तिष्ठी महापुरुष गुणालंकारु, इसको महापुराण के नाम से भी जाना जाता है। जसहर चरियु, इसका जो संस्कृत नाम है वो है यशोधर चरित्र, जो हिंदी नाम है। नए कुमार चरियु, नाग कुमार चरित। कोश ग्रंथ है, एक है इनका कोश ग्रंथ, संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश का शब्दकोश है। तिष्ठी महापुरुष गुणालंकारों में 63 जैन तीर्थंकरों का चित्रण है। तिष्ठी महापुरुष गुणालंकारों में पुष्पदंत ने घोषणा की है कि जो इस ग्रंथ में है वह अन्यत्र भी है तथा जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं है। यहाँ पर एक कथन है वो देख लेते हैं। पुष्पदंत शक्ति संपन्न कवि थे। काव्य के सभी रूपों और अवयवों पर इनका पूर्ण अधिकार था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और अब देख लेते हैं धनपाल को।
धनपाल का जो समय है वो है 10वीं शताब्दी। रचना है भविष्यत कहा यानी भविष्यदत्त कथा। इस रचना में एक वणिक पुत्र भविष्यदत्त की कथा के माध्यम से बहुविवाह के दुष्परिणामों का चित्रण किया गया है। डॉक्टर विंटरनित्ज ने इसे रोमांटिक महाकाव्य कहा है। किसने रोमांटिक महाकाव्य कहा है? डॉक्टर विंटरनित्ज ने। अब देखते हैं मुनि राम सिंह को। मुनि राम सिंह का जो समय है वो है 11वीं शताब्दी। रचना है पाहुड़ दोहा। इसमें क्या है? इसमें जैन एवं गृहस्थ धर्मों का चित्रण है। आचरण के नियमों का वर्णन भी इसमें है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टिप्पणी है, दोहा पाहुड़ महचंद मुनि की रचना है। इनकी तो मुनि राम सिंह की रचना है पाहुड़ दोहा, और यह यहाँ उल्टा है, दोहा पाहुड़ जो है वो महचंद मुनि की रचना है। अब देख लेते हैं मेरु तुंग को। मेरु तुंग, इसका समय है विक्रमी संवत 1361 के आसपास है। और इनकी जो रचना है वो है प्रबंध चिंतामणि 1361। इनकी प्रमुख भाषा संस्कृत है। इसमें अपभ्रंश के शब्दों का भी पर्याय प्रयोग हुआ है। इसमें सिद्धराज जयसिंह, कुमार पाल एवं हेमचंद्र के चरित्र का वर्णन है। इसमें कुछ दोहे राजा भोज के चाचा मुंज के भी मिलते हैं। मेरु तुंग को हम एक बार और देख लेते हैं। मेरु तुंग का जो समय है वो है विक्रमी संवत 1361 के आसपास, और मेरु तुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि 1361। इसकी प्रमुख भाषा संस्कृत है। इसमें अपभ्रंश के शब्दों का भी पर्याप्त प्रयोग हुआ है। इसमें सिद्धराज जयसिंह, कुमार पाल एवं हेमचंद्र के चरित्र का वर्णन है। इसमें कुछ दोहे राजा भोज के चाचा मुंज के भी मिलते हैं। अब देख लेते हैं जो इंदु या योगिंद्र को। जो इंदु, यह अपभ्रंश नाम है जो इंदु, और योगिंद्र है संस्कृत लगा लो या फिर हिंदी लगा लो। इनका जो समय है वो है 6ठी शताब्दी, और रचनाएं है परमात्मा प्रकाश योगसार। समय क्या है इनका? 6ठी शताब्दी, और रचनाएं है परमात्मा प्रकाश और योगसार। इनके बारे में इतना ही पर्याप्त है। हम अपभ्रंश साहित्य के जितने भी रचनाकार हो सकते थे इम्पोर्टेंट, हम सब देख चुके हैं। अब एक बार हम आदिकाल की अन्य रचनाएं एवं रचनाकार देख लेते हैं। प्राकृत प्रकाश जो है वो वर रुचि की रचना है। पृथ्वीराज विजय जयानक, संयम मंजरी महेश्वर सूरी, संत कुमार चरियु हरिभद्र सूरी, हरिवंश पुराण, यशः कीर्ति, श्रुत कीर्ति, पदम कीर्ति, चंद्र प्रभ चरित्र, यशः कीर्ति, जीर्ण दत्त चरित्र, लखन मुनि। वैसे ये लक्ष्मण मुनि होगा पर अपभ्रंश नाम है लखन मुनि। कुवलय माला कथा उद्योतन सूरी, भावना संधि प्रकरण जयदेव मुनि, धम्म परीक्षा यानी धर्म परीक्षा हरिसेन सूरी, वैराग्य सार सुप्रभाचार्य, पांडव पुराण, यशः कीर्ति। यहाँ पर एक कथन है वो देख लेते हैं। हेमचंद्र के व्याकरण में तथा मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि में संग्रहित दोहों ने हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के सामने खोज और विचार का नवीन क्षेत्र उद्घाटित किया है। और यह कथन किसका है? यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। क्या कथन है? हेमचंद्र के व्याकरण में तथा मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि में संग्रहित दोहों ने हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के सामने खोज और विचार का नवीन क्षेत्र उद्घाटित किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है।
देखिए यहाँ पर हमारा जो आदिकाल है, आदिकाल हमने कंप्लीट कर लिया है और अब अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे भक्ति काल को। देखिए धीरे धीरे करते करते हमारा आदिकाल कंप्लीट हो गया है और हम भक्ति काल पर आ गए हैं और भक्ति काल भी ऐसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप रिवीजन में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। वास्तविकता तो यह है कि हम इसको रिवीजन नहीं, हम इसको फास्ट रिवीजन बोल सकते हैं। तो मिलते हैं भक्ति काल की क्लास में। नमस्कार।